नमस्कार, मैं हूं श्री राम यादव और आज हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा होती है कक्षा 6 में। डालो तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय जो कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा होती है उसमें हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली दूसरी, जो कि है पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो देखिए, आधारभूत संक्रियाएं तो आपको पता ही होगी क्या होता है, क्या होती है, यानी जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये 4 मुख्य रूप से आधारभूत संक्रियाएं हैं, इन्हीं पर चर्चा होगी। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं कि हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती है। सामान्य रूप से हम जो गिनती बोलते हैं, जहाँ से गिनती बोलना स्टार्ट करते हैं, जैसे गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कोई जीरो से शुरू नहीं करते। कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4। तो जो जहाँ से गिनती हम बोलना शुरू करते हैं वो ही क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। इस तरह से ये हो जाएंगी और अनंत तक जाती है, इनका कोई अंत नहीं होता, इनका कोई अंत नहीं होता, तो अनंत तक होती है। अनंत का मतलब चलती जाती है आगे तक, ठीक है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो हम 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। यानी जो सामान्य भाषा में हम गिनती जहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं, उसको याद रखने का एक तरीका है कि जो सामान्य रूप में हम गिनती बोलना स्टार्ट करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या शुरू 1 से होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक, यानी कि इनका कोई अंत नहीं है। लिखते जाओ, ठीक है। इसी तरह क्या पूर्ण संख्याएं, अब देखो नाम पूर्ण है तो देखो पूर्ण से ये शुरू हो जाएंगी 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, यानी इनका भी कोई अंत नहीं है। तो ये भी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक, यानी लिखते जाओ। तो देखो, 2 चीजें हमने देखी है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। मुख्य रूप से याद रखने वाली 2 ही चीजें हैं कि प्राकृत संख्याएं शुरू कहाँ से होती है और पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती है। ये हमने देख लिया। इसके बाद देखो, कई बार सवाल क्या आ जाता है कि पहली 10 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी जोड़। तो पहली 10 प्राकृत संख्याओं का योग, देखो पहली 10 प्राकृत संख्याएं क्या हैं? 1 से लेके और 10 तक। ये बात समझ में आ गई? देखो, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ये 1 से 10 तक की हमने संख्याएं लिख ली, यानी पहली प्राकृत 10 संख्याएं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और 10 संख्याएं हमें लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हमारी होगी। इनको जोड़ना है। देखो, 1 और 2 3, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 36 और 9 36 और 9 45 और 10 55, यानी पहली 10 जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग कितना आता है? 55। इसी तरह दूसरा सवाल क्या पूछा जाता है अक्सर कि पहली 10 पूर्ण संख्याओं का योग। देखो, पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से हो रही हैं? 0 से। तो 0 1 2, देखो इनको गिनेंगे कितनी है। हमें पहली 10 पूर्ण संख्याएं गिननी है। देखो, तो 1 0 एक संख्या है, पूर्ण संख्या में शामिल है। ये पूर्ण संख्या में शामिल है, तो जो पूर्ण संख्याएं शुरू 0 से हो रही है तो इसको भी गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हमारी कहाँ तक पूरी हो रही है? 9 तक। कहाँ तक पूरी हो रही है? 9 तक। इसमें बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि पहली 10 पूर्ण संख्याएं लिखनी है तो हम 1 से 10 तक की लिख देते हैं। ऐसा नहीं है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, तो 0 भी एक संख्या है, पूर्ण संख्या में शामिल है। तो कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? 0 से, और 9 तक गिनते हैं तो पूरी 10 संख्याएं हो जाती हैं। तो देखो, ये तो कौन सी संख्या हो गई? प्राकृत।
और अब देखो पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, देखो पहली 0 है, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमें 10 संख्याओं का योग करना है। तो देखो 10 संख्याएं होगी कि नहीं, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो जोड़ लो, 0 में 1 जोड़ा तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 8 36 और 9 45। देखो पहली 10 प्राकृत संख्याओं का योग 55 है, पहली 10 पूर्ण संख्याओं का योग 45 है। फिर सवाल क्या आ जाता है कि दोनों का अंतर ज्ञात करो। दोनों का क्या अंतर, अंतर का मतलब बाकी। देखो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 4 गया तो 1। यानी पहली 10 प्राकृत संख्या और पहली 10 पूर्ण संख्याओं के जो योग का अंतर है वो कितना है, 10। ये हमारी बात होगी मुख्य रूप से प्राकृत और पूर्ण संख्याओं वाली। इसके बाद एक आता है पूर्ववर्ती संख्या, और एक आता है परवर्ती संख्या। देखो परवर्ती संख्या, देखो क्या होती है पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब ही क्या होता है, पहले। पूर्व ये हिंदी शब्द है, इसका मतलब होता है क्या, पहले। पूर्व भी लिख सकते हैं इसको, पहले भी। देखो नाम पूर्व का मतलब पहले, इससे हम समझ सकते हैं कि जो पहले आएगी वो क्या होगी, पूर्ववर्ती। तो देखो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 5 ले लीजिए। कोई भी संख्या जिसमें से एक घटाने पर जो प्राप्त होती है वो संख्या होती है पूर्ववर्ती। बात समझ में आई। कोई भी संख्या जिसमें से अगर एक घटा देंगे तो उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या में प्राप्त हो जाएगी। 5 की पूर्ववर्ती संख्या कौन हो गई, 4। अब देखो परवर्ती, परवर्ती क्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए हमने 5 ही मान ली, उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 5 की परवर्ती क्या हो गई, 6, और 5 की पूर्ववर्ती क्या हो गई, 4। तो इसको एक इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये 5 है, 5 से पहले कौन आता है, 4 पहले आता है, इसका मतलब पूर्ववर्ती। बाद में कौन आता है 5 के, 6। तो ये हो गया परवर्ती। समझ में आई बात। कोई भी संख्या है जिससे पहले वाली संख्या जो होती है उसे कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या, और जो संख्या है उसके बाद वाली संख्या को कहते हैं परवर्ती संख्या। समझ में आया। आगे देखो, इसके बाद हमारे पास 3 मुख्य रूप से नियम है, वो हम देखो किस तरह से करते हैं, समझते हैं। ये 2 संख्याएं हमने मानी है, a बराबर 5 और b बराबर 6। तो देखो क्रम विनिमय नियम क्या होता है। एक नियम है, मान लो a प्लस b ये है, अगर बराबर के इधर मैं इसको b को पहले ले लूं और a को बाद में ले लूं तो उत्तर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखते हैं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। a का मान हमने क्या माना है, 5, तो a की जगह 5, प्लस की जगह प्लस, b का मान हमने माना है 6, रख दिया बराबर। फिर यहाँ पे b पहले है, b का मान हमने माना है कितना, 6, प्लस a का मान हमने माना है 5। हल करेंगे, 5 और 6 कितने होते हैं, 11, बराबर 6 और 5 कितने होते हैं, 11। यानी जब संख्याओं का हम क्रम बदल देते हैं, धनात्मक संख्याएं हैं दोनों, अगर इनका दोनों का क्रम बदल देंगे बराबर के बाएं और दाएं में, तो संख्याओं के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है कौन सा, क्रम विनिमय नियम। चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। देखो सातचर्य नियम क्या कहता है। मान लीजिए ये हमने ABC 3 संख्याएं मानी है, तो देखो सातचर्य नियम है a प्लस b कोष्टक के अंदर है,
कोष्टक के बाहर प्लस का निशान है और सी। इसके बाद बराबर, इस बार क्या किया, ए को हमने बाहर रख लिया, प्लस का निशान, कोष्टक बी प्लस सी। ये है सातचर्य नियम। तो देखो सातचर्य नियम के अनुसार अगर हम संख्याओं को रखते हैं मान के अंदर तो उनके मान में कोई फर्क आता है क्या, चेक करेंगे। ए का मान हमने माना है 5, बी का मान माना है हमने 6, कोष्टक में है, कोष्टक में बाहर प्लस है, प्लस सी का मान माना है हमने कितना, 7। करो, इधर क्या है, ए का मान हमने माना है कितना, 5, प्लस कोष्टक, तो कोष्टक बी का मान माना है हमने कितना, 6, प्लस सी की जगह सी रखेंगे, सी का मान कितना है, 7। हल करेंगे कैसे, 5 और 6 कितने हो गए, कोष्टक में 11 और बाहर प्लस के साथ बराबर, ये 5 बाहर ऐसे कैसे, प्लस 6 और 7 कितने होते हैं, 13। देखो 11 और 7 कितने हो गए, 18। 5 और 13 कितने होते हैं, 18। यानी साहचर्य नियम के अंदर अगर संख्याएं सभी धनात्मक हैं कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर, तो हम उनका क्रम चेंज करके बाहर अंदर करने पे भी उनके मान में कोई फर्क नहीं आता। तो देखिए तीसरा नियम है हमारे पास वितरण का नियम। तो वितरण का नियम क्या होता है, वही 3 संख्या हमने मान रखी है। देखो ए कोष्टक, कोष्टक और ए के बीच में कोई निशान नहीं है, बी प्लस सी, ये वितरण का नियम है। देखो जब कोष्टक के बाहर वाली संख्या और अंदर वाली संख्या के बीच में कोई निशान नहीं होता है तो उसके बीच में हमेशा किसका निशान होता है, गुणा का। ठीक है, देखो तो इसको हम हल करेंगे तो जो बाहर वाली संख्या है वो अंदर वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनसे अलग अलग गुणा होगी। तो देखिए एक बार ए किससे गुणा होगा, बी से, और एक बार किससे, सी से। तो देखो कैसे करेंगे, बराबर इसको हल करेंगे, ए का गुणा बी से किया तो ए गुणा बी हो गया, उसके बाद प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, ए का गुणा सी से तो ए गुणा सी कर दिया। देखो करेंगे कैसे करेंगे, इसके अनुसार हम मान रखेंगे, ए का मान हमारे पास है 5, बी का मान हमारे पास कितना है 6, सी का मान हमारे पास 7। इधर भी रखो, ए का मान कितना है हमारे पास 5 गुणा बी का मान हमारे पास 6, प्लस फिर ए का मान कितना है 5 गुणा बी, सी का मान कितना है हमारे पास 7। रख दिया, हल करेंगे। सबसे पहले कोष्टक वाला, देखो बोर्डमास का एक नियम होता है। बोर्डमास का नियम क्या है, देखो सवाल जहां भी आ रहा है अगर सवाल में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद अगर सवाल में कहीं पे का लिखा हुआ है तो उसको हल करेंगे, उसके बाद भाग वाली संख्या को हल करेंगे, उसके बाद गुणे वाली संख्या को हल करेंगे, उसके बाद जोड़ वाली, और उसके बाद बाकी वाली। ये एक बोर्डमास का नियम होता है। किसका होता है, बोर्डमास का नियम। ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, ये हिंदी में है, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, ऑफ। ठीक है, और जहां भी का लगा होगा वहां पे निशान किसका आएगा, गुणे का। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड, भाग, एम का मतलब मल्टीप्लेक्शन यानी मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं, ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़ना, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी बाकी करना। तो देखो इस नियम के अनुसार हम हल करेंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे। ब्रैकेट है तो देखो 5 बार ऐसे कैसे, ब्रैकेट में 6 और 7 कितने होते हैं 13, और मैंने कहा था बाहर वाली संख्या ब्रैकेट के और अंदर वाली संख्या के बीच में अगर कोष्टक के बाहर और अंदर कोई निशान नहीं है तो किसका निशान होता है, गुणे का। और 6 और 7 कितने हो गए 13। इधर हल करो,
5 को 6 से गुणा किया तो 30, प्लस की जगह प्लस, 5 को 7 से गुणा किया तो 35। देखो 13 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 65, इधर 30 और 35 को जोड़ेंगे तो 65। ये वितरण का नियम है, दोनों मान बराबर आ गए। इसका मतलब ये वितरण का नियम जहां भी लगेगा हमारे सवालों के अंदर वहां वितरण का नियम लगाएंगे। सवाल नंबर पहले में हमें कुछ चीजें दी हुई है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 4 बातें लिखी हुई है, 4 बातों में से कौन सी बात सही है इसकी हमें जांच करनी है। तो देखिए करेंगे। पहली क्या लिखा हुआ है कि संख्या शून्य जो 0 है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या देखो अभी हमने पढ़ा था, पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से पढ़ा था अभी। यानी शुरू कहाँ से हो रही है, 0 से। जहाँ से शुरू होती है वो सबसे पहली होती है, सबसे छोटी संख्या होती है। तो ये कह रहा है कि संख्या शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बात सही है क्योंकि शुरू 0 से हो रही है, जहाँ से शुरू होती है वो सबसे पहली संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कौन है, 0। तो ये बात हमारी क्या है, सही। अगला दूसरी क्या है, प्रथम पूर्ण संख्या। देखो प्रथम पूर्ण संख्या भी हमने देखा, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 होती है। प्रथम पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या हमने लिख ली क्या, 0। पहली पूर्ण संख्या 0 है। तथा प्रथम प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या भी हमने लिखी थी, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, मैंने बताया था जहां से हम गिनती बोलना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से होती है। प्रथम पूर्ण संख्या हमने लिख ली 0 तथा प्रथम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या प्रथम प्राकृत संख्या कौन है, 1 का योग 2 है। यानी योग का मतलब क्या, जोड़। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। और यहाँ कह रहा है कि योग 2 है। बात सही है या गलत, 2 नहीं है, योग कितना है, 1 है। तो इसकी ये बात क्या है, गलत। अगला प्रथम प्राकृत संख्या, देखो पहली प्राकृत संख्या यानी प्रथम प्राकृत संख्या क्या है, 1। और प्रथम पूर्ण संख्या, प्रथम पूर्ण संख्या कौन है, 0 का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा 1 होगा, 1 होगा नहीं, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है, 0। यानी उसका मान हमें क्या प्राप्त होता है, 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0। प्रथम प्राकृत संख्या 1, प्रथम पूर्ण संख्या 0, दोनों का गुणनफल 1 होगा नहीं, क्या होगा, 0। तो इसकी ये बात भी क्या है, गलत। अगला प्रथम प्राकृत संख्या 1 की, प्रथम प्राकृत संख्या कौन है, देखो 1 है, हमें पता है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मैंने कहा था कि जो संख्या दी है उसमें से कितना बाकी करना होता है, 1। पूर्ववर्ती संख्या 2 है, 1 में से 1 बाकी करेंगे तो क्या बचेगा, 0। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 है, मान क्या आ रहा है, 0। तो ये बात इसकी क्या है, गलत। तो सही कौन सी है, पहली वाली, यानी संख्या शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये वाली बात इसकी सही है। 3 चीजें गलत। और पूछा भी यही है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य यानी सही कौन सा है, सच कौन सा है। ये सवाल नंबर दूसरा है, संख्या 199 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या हमने शुरू में ही पढ़ा है। पूर्ववर्ती क्या होती है, कोई भी संख्या है उसमें से 1 कम कर देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या निकल के आ जाएगी। देखो 199 है, 1 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, 198। यानी पूर्ववर्ती का मतलब दी गई संख्या में से 1 कम कर दो तो पहले वाली संख्या निकल के आ जाएगी, यानी पूर्ववर्ती संख्या। तो 198, देखो 198 कहाँ पर है, बी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। तीसरा सवाल है, संख्या 13 की परवर्ती संख्या क्या होगी। तो देखो परवर्ती क्या होती है,
दी गई संख्या में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, परवर्ती संख्या। तो संख्या 13, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर। देखो तीसरा सवाल है, संख्या 90 की परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का योग। परवर्ती और पूर्ववर्ती हमने निकाला था, अभी सीखा था कैसे। संख्या 90 है, इसमें से एक कम करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, पूर्ववर्ती। और इसी संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, परवर्ती। समझ में आई बात। ये होगी पूर्ववर्ती और ये होगी क्या, परवर्ती। बात समझ में आई। आगे सवाल में है कि इनका का योग, योग का मतलब जोड़। देखो क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, 9 और 8 17 और एक हासिल की 18। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 180। अगला सवाल नंबर 5 है, संख्याएं दी हुई है, इनका योग करना है हल करके। देखो यहाँ पे एक नियम लग रहा है, जो अभी हमने नियम पढ़े थे उसमें तीसरा नियम था, क्या था, वितरण का नियम। वितरण वाला नियम क्या था, हमने a कोष्टक b प्लस c किया था, और इसको जब हल किया था तो क्या आया था, a का गुणा एक बार b से हुआ था प्लस a का गुणा एक बार c से हुआ था। तो देखो कुछ वैसा ही है। हम जब मान लो 196 को a मान ले, इसको b मान ले, 196 फिर से, तो a माना a और इसको c। a गुणा b हो रखा है, तो a गुणा b हो गया, प्लस की जगह प्लस a गुणा c हो रखा है, तो a गुणा c। कैसे करेंगे, इसकी तरह करेंगे। a की जगह a रख दो, a की जगह कितना है, 196। कोष्टक b का मान हमारे पास क्या है, 6, प्लस की जगह प्लस, c का मान हमारे पास क्या है, 4। बस इतना सा हल करना है, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे, ये 196 कोष्टक वाला बोर्डमास के नियम के तहत कौन सा हल करेंगे, सबसे पहले कोष्टक वाली। तो देखो 6 और 4 कितने होते हैं, 10। मैंने कहा था कोष्टक खोलते ही निशान किसका, गुणा का। अगर बीच में कोई निशान नहीं है तो 196 और कोष्टक के बीच में कोई निशान नहीं है तो किसका निशान है, गुणा का, 10। हल करेंगे। जब भी हम किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 से गुणा करते हैं तो उस संख्या को सीधा लिख के जितने से गुणा करें, 10 से गुणा करें, 10 में एक जीरो है तो एक जीरो लगा देते हैं। ये सीधा तरीका है इसको गुणा करने का। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर। सवाल नंबर 6 देखो क्या है, 624 गुणा 102। यहाँ पे एक हमारा नियम तैयार हो रहा है, कौन सा, वितरण का नियम। देखो कैसे, 624 गुणा 102। अगर मैं 624 गुणा 100 प्लस 2 लिख दूं, बात वही है, 100 और 2 102 होते हैं, 102 गुणा हो रहे हैं। और देखो अगर इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए और इसको c मान लिया जाए, कैसे करेंगे। वितरण का नियम था, वितरण का नियम क्या था, a b प्लस c, यही था। और इसको जब हल करते थे तो क्या, a एक बार b से गुणा होगा और a एक बार c से। तो a गुणा b प्लस की जगह प्लस a गुणा c कर लेते हैं। a को पहले b से गुणा करेंगे, a को b से, यानी 624 गुणा 100 प्लस की जगह प्लस, a को फिर किससे गुणा करेंगे, 624 गुणा c 2 से। बस हल कर दो। मैंने कहा था 10, 100, 1000 किसी से भी गुणा करते हैं तो उस संख्या के आगे जितने जीरो होते हैं वो लगा देते हैं। लगा दिया, प्लस की जगह प्लस, 4 का पढ़ा 2 बार 8, 2 का पढ़ा 2 बार 4 और 2 का पढ़ा 6 बार 1, कितने हो गए, 12। आसान हो गया ना। जोड़ेंगे, 0 और 8 को जोड़ा तो 8, 0 और 4 को जोड़े तो 4, 2 और 4 6, 2 और 1 3। ये हमारा सवाल हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ वितरण का नियम याद रखना है हमारे को। क्या करना है, वितरण का नियम। सवाल नंबर 7 है हमारे पास,
48 गुना 5 माइनस 43 गुणे 5 2। देखो इसमें भी वितरण वाला नियम लग रहा है। अगर वितरण वाले नियम में ज़्यादा कंफ्यूज होते हो तो इसका सीधा तरीका एक और है। क्या है? ये 48 गुणे 5 है, ये 43 गुणे 5 है, यानी एक ही संख्या से गुणे हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को सबसे पहले घटा लेंगे। तो 48 में से हम 43 को बाकी करेंगे और फिर एक ही संख्या से गुणा हो रहा है, कॉमन संख्या है तो 5 से गुणा कर देंगे। देखो 48 में से 43 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 गुणे इधर 5। 48 में से 43 बाकी करे हमने तो बचे 5, उस 5 को गुणा किससे किया, 5 से, तो हमारा उत्तर सीधा क्या आ गया, 25। दूसरा तरीका क्या था, जो हमारा कॉमन तरीका होता है, पहले 48 को आप 5 से गुणा करोगे, 8 पंजे 40, 4 पंजे 20 और 4 24, फिर माइनस 43 को आप करोगे 5 से गुणा, तो 5 थी 15 और 5 और 20 और 1 21। ठीक है, बाकी 240 में से जब 215 बाकी करेंगे तो 25। उत्तर दोनों जगह सेम आ रहा है। सीधा तरीका क्या है, जब एक ही संख्या से गुणा हो रही हो, प्लस की हो या माइनस की हो, प्लस की होगी तो जोड़ देंगे, अगर संख्या माइनस में तो घटा के गुणा कर लेंगे। तो हमारा सीधा तरीका क्या हो जाएगा, 48 में से हमने 43 को बाकी करा, गुना 5, 5 गुना 5, ये हमारा सीधा तरीका हो गया। सवाल नंबर 8 है, इनको जोड़ना है। इस तरह के सवाल आते हैं तो इसमें अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। क्या, देखो ये 364, 106 और 36 इनको जोड़ना है। तो देखो 64 में जब 36 जोड़ते हैं तो पूरे 100 हो जाते हैं, तो 300 और 400, यानी सबसे पहले 364 और 36 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 400, और प्लस 106 है, जब 400 में 106 जोड़ेंगे तो 506। ये समय बचाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, वो ये कॉमन सेंस है। 64 में जब 36 जोड़ते हैं तो पूरे 100 हो जाते हैं, यानी यहाँ हो गई 400 और 106 को जोड़ेंगे तो 506। बिल्कुल 8वें सवाल के जैसा है, जोड़ना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखने वाली बात है, हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या आसानी से जुड़ रही है। देखो 37 में 63 जोड़ेंगे तो पूरे 100 होते हैं, तो इधर से हम रख लेते हैं 800 प्लस इस 63 के अंदर इस 37 को जोड़ाती है, कितना हो गया 200, प्लस इधर 208 हमारे पास बचा हुआ है, कितना हो जाएगा 800 और 200 1000, 1000 में 208 जोड़ेंगे तो 1208। ये सीधा हमारा जोड़ते करने का तरीका। सवाल नंबर 10, देखो इसमें नियम कौन सा लग रहा है। हमने एक नियम पढ़ा था, वितरण का नियम, वितरण वाला नियम था। वितरण वाला नियम क्या था, ए बी प्लस सी, यही था। और इसको हल करते हैं तो क्या है, ए एक बार बी से गुणा होगा और एक बार सी से गुणा होगा। तो देखो कैसे, ए गुणा बी, प्लस का निशान है, प्लस का निशान, और ए गुणा सी, वो का वो और का, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, ये ए वापस है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे को इस सूत्र को खोल के करा हुआ है सवाल को, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, सूत्र में बंद कर देंगे। ए की जगह ए, तो ए का हमने माना है 62 48, कोष्टक बी माना है हमने 8, प्लस सी माना है हमने क्या 92। हो गया, देखो ये हो गया 62 48, 8 और 92 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 100, और कोष्टक के बाहर वाली संख्या और अंदर वाली संख्या के बीच में कोई निशान नहीं, तो किसका है, गुणा का। ये हो गए 100। ये गुणा करना हमने सीखा है कि जब भी 10, 100, 1000, 10,000, लाख से गुणा करते हैं तो हम उस संख्या के आगे जितने जीरो से, यानी 100 से गुणा कर रहे हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा एक सीधा तरीका है। दूसरा, सामान्य जो हम गुणा करते हैं वैसे कर लेंगे। कैसे, सबसे पहले हम करेंगे 62 48 को गुणा किससे करेंगे 8 से,
प्लस का निशान, फिर 92 से गुना करेंगे, वही 62 48 को। ये वाला तरीका बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि इससे गुना करते हैं तो समय लगता है। ये वितरण का नियम यही है, वितरण के नियम से हम कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसीलिए ये नियम सबसे बढ़िया है। इस नियम को 2-3 बार हम लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा।